हे गाइस, आज हम आप सभी के लिए क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 तक के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए। गाइस, ये सभी प्रश्न वे प्रश्न हैं जिसे आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है। गाइस, इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। गाइस देखिए, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन से मिलेंगे चैप्टर नंबर 1 के मिलेंगे, फिर चैप्टर नंबर 2 के मिलेंगे, फिर चैप्टर नंबर 3 के। दूसरी बात गाइस, क्वेश्चंस को अपने से ट्राई जरूर करिएगा। हालांकि मैं सभी क्वेश्चंस का सलूशन बताऊंगा, लेकिन अगर आप अपने से ट्राई करते हैं, ट्राई करके क्वेश्चंस का जो आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, तो इससे आप लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा और आपके तैयारी में एक अलग लेवल तक की बूस्टअप आएगी। और जब पूरे क्वेश्चन हो जाएगा तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है और इस क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। और मैं देखिए, यह जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ये न्यूमेरिकल टाइप का है। हालांकि मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको 4 बेसिक रूल बताया हूं। अगर आपको 4 रूल जो मैं बताया था, अगर उस पर आपका अच्छा कमांड बन गया तो कोई भी न्यूमेरिकल हो आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर ले जाएंगे, चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे फिर केमिस्ट्री का हो। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से 4 बेसिक रूल को बता देता हूं आप लोगों को, कुछ लोग नए होंगे। पहला रूल मैं आपको भैया बताया था कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, उस क्वेश्चन में जो भी क्वांटिटीज दी गई हैं उन सभी क्वांटिटीज का कलेक्शन करना। सबसे पहले आप लोग कलेक्शन करोगे वसूली भाई बन के, एक साइड से उठोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे और वही जो भी चीजें आपको मिलेंगी एक साइड में लिखोगे। ठीक है, सबसे पहला रूल कलेक्शन करना। दूसरा रूल क्या है, फार्मूला का सिलेक्शन करना है, एफएस यानी फार्मूला का सिलेक्शन करना। कौन सा फार्मूला उस क्वेश्चन में लगेगा इसका सिलेक्शन करना। देखिए, यह चीज तभी संभव है जब आपको चैप्टर वाइज सभी फार्मूला याद हो, न केवल फार्मूला याद हो, फार्मूला के साथ में यह भी पता होना चाहिए कि फार्मूला को आपको कैसे लगाना है, कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है और किस तरह से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो फार्मूला का मैं आप सभी के लिए इसका टेंशन छोड़ दीजिएगा। वैसे हालांकि आप लोग अपने से भी तैयार करिएगा, याद करिएगा, और मैं भी आप सभी के लिए फार्मूला का एक शीट बनवा रहा हूँ। कुछ लोग कहेंगे सर कितना दिन से बनवा रहे हो। देखिए, मैं सच्चाई बताऊँ, मेरे पास एक ही टाइपिस्ट है और मैं यह चाह रहा हूँ कि जो फार्मूला शीट दूँ आपको एक ही पेज में, एक पेज में ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला दूँ, ताकि आप लोग उसे प्रिंट आउट निकलवा कर अपने स्टडी टेबल के सामने लगा सकें। ठीक है, तो इसीलिए समय लग रहा है। दूसरी बात है, एक ही टाइपिस्ट है, उसको काफ़ी काम से हो जाते हैं, जैसे कि ये सभी क्वेश्चंस को लगाने का, क्वेश्चन बनाने का, ये सभी काम है। वो पार्ट टाइम में खाली समय में जब भी उसको मिलता है तो फार्मूला बनाता है। मैं अब सोच रहा हूँ कि जो 2 चैप्टर का उसने बनाया, 2 चैप्टर का आपको टाइपिस्ट क्वेश्चन दे दूँ, बाकी का मैं अपने हाथों से लिख कर दे दूँ तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, मैं यही सोच रहा हूँ और आप भी अपने हाथ से लिख लेना। लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मैं फार्मूला को अगर हाथ से लिख के दे दिया तो आप लोग अपने हाथ से वैसे नहीं लिख पाओगे, क्योंकि मैं उसमें एक एक चीज़ को ध्यान देकर लिखवा रहा हूँ कि कब कहाँ कैसे कौन सा फार्मूला और किस तरह से लगाना है। ठीक है, ये सभी चीज़ें उसमें हैं। ठीक है, तो जल्दी मैं कोशिश करके दूंगा, आपको टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है। तब तक जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ करते रहिए। दूसरी बात, कुछ लोग पूछें सर अभी तक क्लास क्यों नहीं चल रही थी, आप क्यों नहीं आए थे। देखिए, सच्चाई यह है कि मैं थोड़ा सा बिजी था कुछ दूसरे कामों को लेकर, और बाकी सर की क्लास तो आ रही थी ना, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी। आगे से अगले सप्ताह से आपकी मैथ की भी क्लास आएगी और मैथ्स के सर को भी थोड़ा सा क्लासेज वगैरह लेंगे सर अगले सप्ताह से। तो ठीक है, दूसरी बात यह भी थी कि थोड़ा स्वास्थ्य भी सही नहीं था, इन सभी चीज़ों की वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। मैं इसके लिए आप सभी लोगों से क्या क्षमा मांगता हूँ, क्या कर सकता हूँ, नहीं ले पा रहा था, क्या ही कर सकता हूँ भाई। ठीक है, लेकिन मैं पूरी कोशिश रहेगी कि अगले सप्ताह से आपकी क्लास बेहतरीन तरीके से चलाऊं और एक नई रणनीति के साथ में। एक नया रणनीति होगी जिसके तहत आपका न केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी होगी, बोर्ड एग्जाम से पहले जो सेमीफाइनल आपका है छमाही एग्जाम्स, उसमें भी आप लोग बहुत ही अच्छा करोगे। उसके लिए मैं पूरा प्लानिंग कर लिया हूँ, बस आपको जैसे मैं कहूँगा वैसे करना है। 1-2 दिन लगेगा, मैं प्लानिंग बता दूंगा आपको भी, और एक टाइम टेबल के साथ में प्लानिंग बताऊँगा। ठीक है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है। बस मैं आप लोग 1-2 दिन और वेट कर लीजिए, संडे तक मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। 2 रूल हो गया, तीसरा रूल आप ध्यान देना। तीसरा रूल में अनेक लोग गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, यूनिट का करेक्शन करना। अब यूनिट को करेक्ट करना है कि यूसी हम लोग करते हैं, यानी जो भी यूनिट उसमें गलत दिया होता है। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इन दोनों को क्रॉस कर जाते हैं लेकिन यहाँ पे गलती कर देते हैं, यूनिट को ध्यान ही नहीं देते हैं। आप लोग भी ऐसा किए होगे, जो माइक्रो सेकेंड होता है या माइक्रोमीटर, ये सब चीज़ों को चेंज करना वाला होता है और इसमें काफ़ी लोग गलती करते हैं। आपको यहाँ पे गलती नहीं करना है। और लास्ट रूल, चौथा वाला रूल है आप सभी के लिए, कैलकुलेशन, जो कि सभी लोग करते हैं। तो ये आपका फार्मूला क्या होगा, UFS UCCC, UFS UCC, ये रूल है। इस रूल पर आपके सभी न्यूमेरिकल लगेंगे और मैं इस पर प्रैक्टिस कराऊंगा। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा कमांड होगा आपका। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसी रूल से लगाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 8 कूलाम
ऋण आवेश उपस्थित है, यानी कि इस पे ऋण आवेश उपस्थित है, वो भी 8 कूलाम का। यानी यहाँ पे Q का वैल्यू दिया है आपका 8 कूलाम, ये आप लोग कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए Q का वैल्यू 8 कूलाम होता है, ठीक है। ऋण आवेश उपस्थित है, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है ये आपसे पूछा गया है, n इज इक्वल टू 1। अब आपको ये पता होना चाहिए कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें n और e, Q और n आता हो। तो आपको मालूम है Q इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, NE होता है। इसमें E का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। अब बाकी n का वैल्यू ज्ञात करने के लिए Q अपान E होता है, Q अपान E। अब यहाँ से Q का वैल्यू 8 है, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये -19 ऊपर जाएगा, +19 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा इंटू 10⁻19, ये हो जाएगा। अब इसे आगे सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट एक पॉइंट पे ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए, 80/16 हो जाएगा इंटू 10⁻19, ये हो जाएगा। अब देखिए 16 × 80 यानी 5 इंटू 10⁻19, ये आंसर आ जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन का आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। काफी इन्होंने सही आंसर दिया था। आप लोग अपने से ट्राई करके जरूर बताइएगा लास्ट में कि कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सवाल, कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि +1 माइक्रोकूलाम और +2 माइक्रोकूलाम के। अब तेजी से चलते हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। काफी क्वेश्चन है यहाँ पर आप सभी के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, +1 माइक्रोकूलाम तथा +4 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे पर वायु में स्थित हैं। एक दूसरे पे कहाँ स्थित है, वायु में स्थित है। तो उन दोनों पर लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सच्चाई यह है कि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, लेकिन यह आपको पता होना चाहिए कि कितना भी कूलाम हो, इससे मतलब नहीं है, कूलाम से मतलब नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दोनों पे बल कार्य करता हुआ क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के। अगर आप लोग मान लीजिए 1 × 4 लिखें या फिर 4 × 1 लिखें, दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी दोनों पे आपका सेम बल कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और बाकी लोग इसे सॉल्व भी करेंगे। F इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 से, ठीक है। इससे अपन r², इससे भी सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कर लेना, वैल्यू रख कर यहाँ पे आंसर सेम आएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि अब जो कूलाम का नियम होता है, कूलाम का नियम होता क्या है, कूलाम का नियम होता है कि दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला जो बल होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा इनके मध्य के ये दोनों आवेश है Q1 Q2, इन दोनों आवेश Q1 Q2 के अनुक्रमानुपातिक होता है। ये आपको रूल पता होनी चाहिए। तो मैं इसका दूरी नहीं किया, क्योंकि ये दोनों की दूरी समान है। Q1 Q2 को मैंने लिया 1 × 4 लिखा या 4 × 1 लिखिए, वैल्यू तो सेम हो, 4 ही 4 है। तो F1/F2 का वैल्यू क्या होगा, 1/1 का होगा, ठीक है। ये समझ में आया सभी को कैसे होगा ना। मैं शॉर्टकट लगा दिया, वैसे आप देखकर भी समझ सकते हैं। दो बल हैं, दोनों के चाहे जितना आवेश हो, दोनों पे बल सेम होंगे, ठीक है। इसी तरह से आप ये कहें आपके और सामने, मान लीजिए आपके सामने BMW गाड़ी खड़ी है, आपके और BMW गाड़ी के बीच में कितना बल कार्य करता है। वैसे यहाँ पर आपका ये F वाला फार्मूला नहीं लगेगा Q1 Q2 वाला, यहाँ पे G(m1m2/r² लगेगा, गुरुत्वाकर्षण वाला। तो भी आपका सेम ही होगा, चाहे आप उसे आकर्षित करें या वो आपको आकर्षित करे, दोनों के मध्य सेम बल से ही आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों के द्रव्यमान का गुणनफल ही यहाँ पे लेंगे ना, एक बार चाहे जैसे गुणनफल लें सेम ही होता है, ठीक है। बात समझ में आ जानी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है कि वैद्युतशीलता का मात्रा लिखिए, लेकिन मात्रा नहीं है, वैद्युतशीलता का यहाँ पे मात्रक पूछा है। और मात्रक क्या होता है, आप लोगों ने काफी सही आंसर दे रहे हैं कुछ लोग, ध्यान देना। विद्युतशीलता के मात्रक फार्मूला होता है 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/r²। ये फार्मूला होता है बल F का। तो यहाँ से इस ε0 का वैल्यू क्या लिखेंगे, ε0 इज इक्वल टू 1/4 पाई F Q1 Q2/r²। अरे भाई साहब, इसको ε0 को उठा के यहाँ पे रखा, F को उठा के यहाँ पे रखा हमने। अब ध्यान देना सभी लोग, Q1 Q2 का मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर होता है, अपान R का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, मीटर स्क्वायर। और नीचे 1/F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो होगा। 1/4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो इसमें से कौन सा आपका सही जवाब होगा, कूलाम स्क्वायर अपान 1/मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। क्या है? वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। वैद्युत क्षेत्र किसे कहा जाता है? वैद्युत क्षेत्र F इज इक्वल टू क्या होता है? F अपान Q होता है। E इज इक्वल टू F अपान Q होता है। F का मात्रक न्यूटन होता है और Q का मात्रक कूलाम होता है। और ये सभी प्रश्न आपको तैयार करना है। एक एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है। आगे छमाही पेपर होने वाला उसमें भी इंपॉर्टेंट आएंगे, ठीक है। इसमें से काफी क्वेश्चन मैं सीधे मिला दूंगा। देखिए न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने। एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश करता है, इसका गमन पथ क्या होगा? बताइएगा जरा, गमन पथ क्या होगा? देखिए मैं 2 क्वेश्चन दे देता हूं आपको। एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश करता है और एक इलेक्ट्रॉन, देखिए एक इलेक्ट्रॉन क्या है? यह आपका वैद्युत क्षेत्र है, इसमें अभिलंबवत जाता है, यह लंबवत जाता है। एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि आपके चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में भी लंबवत जाता है। यह वैद्युत क्षेत्र है और यह चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों में अभिलंबवत प्रवेश करता है। जरा बताइएगा सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसका पथ क्या होगा इलेक्ट्रॉन का। देखिए जब यह वैद्युत क्षेत्र में जाएगा तो इसका पथ आपका परवलयाकार होता है और जब यह चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा इसका पथ वृत्ताकार होता है। एक साथ 2 क्वेश्चन तैयार हो गए आपके। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब मैं 4 से 8 तक के कराऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो उसमें भी ये क्वेश्चन दूंगा परवलयाकार वृत्ताकार वाला। यहाँ परवलयाकार के संगे वृत्ताकार बताया, वहाँ वृत्ताकार के संगे परवलयाकार बताऊंगा। तो क्वेश्चन अभी भी नोट करके आप लोग लिख सकते हो अपने कॉपी पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक वैद्युत क्षेत्र में E है और वैद्युत आघूर्ण P है। इस पे लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा? इस पे लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा जरा आप बताइएगा। आपको मैंने बताया था कि टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? P क्रॉस E। इसे आप लोग लिखते हो टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अब मैंने जहां बताया था जहां पर भी साइन होता है तो साइन क्रॉस से होता है। कोई भी साइन आप लोग क्रॉस करके करते हो। टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P क्रॉस E हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, P क्रॉस E। P मतलब पीकर खून, जो पीकर कुछ लोग गिर जाते हैं नीचे, तो P क्रॉस E वाला फार्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को समझ में आया। देखिए एक एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन मेहनत के साथ में सभी लोग करना। मैया सरस्वती किसी भी की मेहनत को बेकार नहीं जाने देती है। माता रानी सबके मेहनत का फल देती हैं। अगर आप लोग मेहनत कर रहे हो तो इतना विश्वास रखना, पक्का आपको फल मिलेगा। बस एक बार अपनी मेहनत को माँ सरस्वती को समर्पित करके मेहनत करना और पूछते सोते हमेशा माँ सरस्वती का नाम लेना और आध्यात्मिक होकर मेहनत करना भाई। जितना सच्चाई से आप लोग जितना लगन के साथ में अपनी मेहनत करोगे उतना ही सच्चाई से उतना ही लगन के साथ में आपका फल मिलेगा, समझे। तो मेहनत करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? विद्युत विभव का मात्रक है। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव का मात्रक है, कौन सा मात्रक होता है विद्युत विभव का? बताइए जरा। ये चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आने लगे। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव V इज इक्वल टू क्या होता है? देखिए विद्युत विभव V इज इक्वल टू होता है, क्या होता है विद्युत विभव V इज इक्वल टू? बताइए जरा। W अपान Q होता है। W अपान Q होता है कि नहीं होता है? विद्युत विभव V इज इक्वल टू W अपान Q होता है। जब W अपान Q होगा तो इसका मात्रक क्या होगा? W का मात्रक जूल होता है और Q का मात्रक कूलाम होता है। जानता है W क्या होता है? कार्य होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। तो क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब ये देखिए क्वेश्चन है आप सभी के सामने। क्वेश्चन क्या है? ये भी न्यूमेरिकल है, 2019 में पूछा गया था। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला धातु का खोखले गोले के सतह पर एक इलेक्ट्रॉन आवेशित किया जाता है। इस पे 10 वोल्ट का विभव उत्पन्न करता है। तो गोले के केंद्र पर कितना, गोले के केंद्र पर क्या है? गोले के केंद्र पर कितना विभव होगा? बताइए जरा, बताइए बताइए बताइए, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। गोले के केंद्र पर कितना विभव होगा? ऑप्शन है आप सभी के सामने 0 वोल्ट, बिल्कुल आप लोग सही कर रहे हैं। अगर खोखला गोला होता है उसके केंद्र पर आपका 10 ही वोल्ट का विभव होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पे 10 वोल्ट का होगा।
10 वोल्ट विभव उसके तल पे दिए जाते हैं, तो खोखले गोले के अंदर भी 10 वोल्ट का ही विभव होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को बात? 10 वोल्ट का ही विभव होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समझ में आया आप लोगों को? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आंसर में कोई भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधे आपको मालूम है गोला कैसा है, खोखला है, खोखले के साथ मैं बताया था वहां पे, जाओगे लेक्चर्स में मैं बताया था, आज भी बता रहा हूं। अगर खोखला गोला होता है, इसके सतह पे जितना विभव होता है उतना ही केंद्र पर विभव होता है। इस पॉइंट को लिख लीजिए आप सभी। अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख सकते हो आंसर उठा के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान कितना होता है? अब सबसे पहले बताइएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, जरा बताइएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है, इसे ईबी लिखा जाता है, ईबी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, -19 जूल ये होता है। ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा, क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र आर से अक्ष पर बिंदु पर अक्ष पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ई और भी है। तो ई और भी के मध्य संबंध बताइए। ये सीधे सीधे नहीं कहा जा सकता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव के मध्य संबंध बताइए। ये च्युतिया बना रहा है क्वेश्चन, घुमा रहा है क्वेश्चन को, क्योंकि 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से आर दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव क्रमशः ई और भी है। तो ई और भी के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। ई और भी के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। संबंध क्या होता है? इज इक्वल टू भी अपान आर, यही होता है संबंध। इसे याद कर लेना, इज इक्वल टू भी अपान आर। नहीं याद किए तो अभी याद कर लेना, हालांकि मैं लेक्चर में बताया था, ठीक है। अब क्वेश्चन मैं इसीलिए करा रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो, एक एक, न केवल आपके यहाँ पर 4 से 5 फार्मूला और काफी चीजें आपके न्यूमेरिकल्स रिवीजन हो जाएंगे, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या होगा? बी अपान आर। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? एक बिंदु आवेश वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है? बल क्या होता है? बिंदु आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है? बिंदु आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु आवेश पर लगने वाला बल बताइए जरा, किसके समानुपाती होता है? सबसे पहले एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल जरा बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग। इस क्वेश्चन को मैं सोच रहा हूं आप ही लोगों से करवाऊं। किसके समानुपाती होता है? किस चैप्टर का ये क्वेश्चन है? मैं ये जानबूझ के चैप्टर आगे क्वेश्चन भी दिया हूं। ये चैप्टर नंबर 1 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका? एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत द्विध्रुव, एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल क्या होता है? लगने वाला बल किसके समानुपाती होता है? देखिए कोई भी बल हो, बल आपका जो समानुपाती होता है या P इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। काफी लोग सही आंसर भी दे रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं 1-2 बार, इसलिए काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं। मुझे मालूम है कुछ लोग याद कर लिए होंगे, कुछ लोग याद करने में तेज होते हैं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है पढ़िए जरा सभी लोग। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है पढ़िए सभी लोग। एक गोली चालक की धारिता 1 माइक्रोफैरेड है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी गोली चालक है, उसकी धारिता क्या होता है? मैंने आपको धारिता C इक्वल टू फार्मूला बताया था, 2 फार्मूला। और कोई गोली चालक है उसके लिए धारिता के फार्मूला कुछ अलग बताया था, और वैसे धारिता का फार्मूला कुछ अलग बताया था। जरा सभी लोग धारिता C इक्वल टू क्या होता है? Q/V होता है। वहीं पर गोली चालक होता है, इसके लिए C इक्वल टू क्या होता है? 4πε0r ये होता है। आर क्या है? इस गोली चालक की त्रिज्या है। अब क्वेश्चन को पढ़िएगा सभी लोग। क्वेश्चन क्या है? एक गोली चालक जिसकी धारिता 1 माइक्रोफैरेड है, उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी ये धारिता दिया है, सी का वैल्यू दिया है, कलेक्शन कर रहे हैं हम लोग। सी का वैल्यू क्या दिया है? 1 माइक्रोफैरेड, ये है सी का वैल्यू, और इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है आपको, ठीक है। अब बाकी आपके सामने ही है, त्रिज्या इसकी ज्ञात करना है, बाकी आपके सामने। तो इस फार्मूले से अगर आप लिखना चाहेंगे तो आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? C/4πε0। अब ध्यान देना सभी लोग,
R इज इक्वल टू सी अपान 4πε0 है। सी का वैल्यू क्या है आप सभी के सामने, 1 माइक्रोफैरेड। अब यहाँ पे ध्यान देना यूनिट करेक्शन का, माइक्रोफैरेड को फैरेड में चेंज करने के लिए 10⁻⁹ का गुणा करेंगे। कितना का गुणा करेंगे, करेंगे गुणा 10⁻⁹ का गुणा करेंगे, सॉरी 10⁻6 का गुणा करेंगे, -6 का गुणा करेंगे। इसको फैरेड में चेंज करने के लिए 10⁻6 का गुणा करेंगे। आइए चेंज का गुणा करते हैं, 1.1 इंटू 10⁻6 फैरेड, यह हो जाएगा 1 इंटू 10⁻6 फैरेड होगा। ये सी का वैल्यू होगा, यहाँ पे रखेंगे, क्या रखेंगे 1 इंटू 10⁻6 फैरेड, ये हो जाएगा। नीचे 4πε0, आपको मालूम है 4πε0 का वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0 का वैल्यू 1 इंटू 10⁹ होता है, इंटू 1.6 इंटू 10⁻6, ठीक है 6 है। अब यार ध्यान देना सभी लोग, इसको गुणा करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका, 9 इंटू 10⁻, ये -6 होगा, ये -6 होगा भाई, भूल गया मैंने, -6 होगा, ठीक है। ये देखिए ये दोनों जुड़ जाते हैं, ये 9 है तो 9, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻, ठीक है, +9 है, ये -6 है, +9 -6 +9 -6 यानी -3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। आपको मालूम है जब आधार समान होते हैं, 10 का पावर -6 है और 10 की पावर 9 है, दोनों का आधार सेम है तो इसके घात क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, 9 - 6 यानी 3 हो जाएंगे। जुड़ने का मतलब सर आप घटा रहे हो, नहीं घटा नहीं रहे, जोड़ ही रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं 6 + 9, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, +3, ये आपका घात आ जाएगा, यानी 9 इंटू 10⁻3, ये आपका आंसर आएगा। बोलिए समझ में आ रहा है सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 13, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन रिपीट किया है, आपको मालूम होना चाहिए। 14 पढ़िए, 14 क्या है, वैद्युत ध्रुव के कारण आर्द, वही क्वेश्चन रिपीट किया है। 14 भी आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन लगाने में टाइपिस्ट गलत किया है, ठीक है। चलिए मैं उससे बात करता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होती है, बताइए जरा। एक निकाय को दूसरे निकाय के अधिक समीप लाने पर निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, जरा बताइए सभी लोग। अरे बताएंगे सभी लोग, एक बार बताइए जरा। एक दूसरे के समीप लाओगे तो निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी, समान रहेगी। अरे बताओ जरा सभी लोग, मैं पूछ रहा हूं ना, बताओ। अब देखिए, इसको तो रब करें पहले, तब होगा। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए सभी लोग। निकाय के समीप दूसरा निकाय लाते हैं, एक निकाय के समीप दूसरा, एक इलेक्ट्रॉन के समीप दूसरा इलेक्ट्रॉन लाते हैं तो निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा की में क्या परिवर्तन आएगी, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे ना। तो ध्यान देना सभी लोग। देखिए वैद्युत ऊर्जा U = क्या होता है फार्मूला, जरा बताइए सभी लोग क्या होता है, भूल गए सभी लोग। देखिए 1/4πε0 Q1 Q2/R। मैंने जो उस समय जब पढ़ा रहा था वैद्युत ऊर्जा, मैंने कहा था इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ बेटा, इसका डेरिवेशन हम नहीं करा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेशन नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, मुझे मालूम है। अब यहाँ ध्यान पे देना सभी लोग, यहाँ पे दो आवेश हैं, ये एक दूसरे के पास ला रहे हैं, समीप ला रहे हैं। जब समीप लाएंगे तो R का वैल्यू घटेगा, जब R का वैल्यू नीचे का घटता है तो ऊपर का बढ़ता है। आप ध्यान देना, अगर कोई है U है तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर R नीचे है, अगर यह घटेगा, R का वैल्यू जब घटेगा नीचे आएगा तो इसका वैल्यू बढ़ेगा, अगर इसका वैल्यू घटेगा तो इसका वैल्यू घटेगा। मतलब ऊपर का ऊपर, अगर ये Q1 Q2 का मान घटता तो इसका वैल्यू घटने लगता। लेकिन अगर R का वैल्यू घटेगा, चूंकि नीचे है, नीचे वाले का घटेगा तो ऊपर वाले का बढ़ेगा, तो R का वैल्यू घट रहा है। यहाँ समीप लाने का मतलब R का, इनके बीच की दूरी घट रही है, जब घटेगी तो U का स्थिति ऊर्जा U का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। वायु में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनात्मक आवेश हैं, निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अरे इसी फार्मूले में रख दीजिए, फार्मूले में रख दीजिए। देखिए वायु की इसके बीच की दूरी क्या है, 1 सेंटीमीटर है। R का वैल्यू दिया है आप सभी के सामने, R का वैल्यू 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, 1 × 10⁻² करोगे ये मीटर हो जाएगा, ठीक है। Q1 Q2 दोनों आवेश क्या है, 1 माइक्रोकूलाम के हैं, यानी Q1 और Q2 दोनों का वैल्यू सेम है, 1 माइक्रोकूलाम।
अब इसे कूलाम में चेंज करोगे तो क्या होगा 1 × 10⁻⁻⁻⁶ कूलाम। अब भाई साहब इस फार्मूले में रख देना, आंसर आ जाएगा। आंसर ला के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। 17 क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन देखना। ये क्वेश्चन को तो नचा दिए हैं, हाँ क्वेश्चन नचा दिए हैं वो लोग, ठीक है, क्या ही कर सकते हैं बताओ। ऐसे ऐसे कैसे खतरनाक मेरे पास टाइपिस्ट हैं, तो मेरा कल्याण ही हो जाएगा ना। क्वेश्चन को नचा दिए हैं ना। अब बताओ, क्वेश्चन मुझे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, आप लोग पढ़ पा रहे हो तो क्वेश्चन का जवाब दे देना भाई। ऑप्शन से मुझे लगता है क्वेश्चन क्या है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए मुझे ना, है ना। प्रयास कर रहा हूँ पढ़ने का। बताइए, ऐसे ऐसे घुमा दिए, नचा दिए, नचाने में तेज हैं, अपना कलाकारी दिखाते हैं क्वेश्चन के साथ में। अरे भाई साहब, क्वेश्चन किसी दिन बाहर निकला ना तो इतना मारेगा ना कि क्या बताऊँ मैं। आज समझ जाता हूँ उसे, क्वेश्चन के साथ कलाकारी मत दिखाया करो। अब अंधेरा कर दिए वहाँ पे, हाँ इसको पेंट कर रहे थे क्या। चलिए पढ़िए, क्या है क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग Vd है, इलेक्ट्रॉन की तीव्रता E है, तो निम्न में से कौन सा संबंध ओम के नियम को पालन करता है। अपवाह वेग Vd और E, देखिए आपको मालूम है अपवाह वेग Vd और ओम के नियम के मध्य संबंध होता है Vd = τE अपान, ये भी माइनस में होता है, τE अपान यम Vd = क्या होता है संबंध, नहीं देखिए τE और E अपान यम, ये संबंध होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो क्या होगा, Vd = प्रोपोर्शनल टू E होगा, Vd = प्रोपोर्शनल टू E होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है ना। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध का बीमा लिखिए, इजी है। प्रतिरोध का बीमा पूछा है आपसे, प्रतिरोध का बीमा पूछा है तो बताइएगा प्रतिरोध का बीमा क्या होता है। आपको मैं निकाल के दिखा दूं, प्रतिरोध का बीमा निकाल के दिखा दूं। देखिए प्रतिरोध R = होता है रो ले, इसे हम कहते हैं रो ले, यल अपान ए को ले कहते हैं, तो R = रो अपान यल ले या फिर रो ले। अब यल का बीमा, रो का बीमा आपको मालूम होना चाहिए। रो का बीमा होता है ml³ T-3 a। ये देखिए m लिखना है, l के -l³ लिखना है, पहले 3 लिखना है, फिर 3 के -3 कर देना, a का स्क्वायर कर देना है। ये आपका रो का बीमा हो गया। यल का बीमा, यल का बीमा क्या होता है, यल का बीमा यल होता है, ठीक है मीटर, और यम का इसका बीमा यल स्क्वायर होता है। यल से यल कट जाएगा और एक यल नीचे से बचेगा, ऊपर जाके घट जाएगा, ml2T-3 a², ये होगा ml3 T-3 a², a-2 होता है, सॉरी a-2 होता है, ठीक है। ये बीमा होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िएगा, वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग Vd के मध्य संबंध। वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग Vd के मध्य संबंध क्या होता है, J = I अपान A होता है, J = I अपान A होता है। आपको मालूम है J = धारा घनत्व J = क्या होता है, I अपान A, ये फार्मूला होता है, और I = क्या होता है, NeAVd होता है, ठीक है। वैल्यू रख देना, J = क्या हो जाएगा, NeAVd अपान A। अब ये से कट जाएगा, J = क्या हो जाएगा, NeVd, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर है आप सभी के सामने, ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये देखिए क्वेश्चन नंबर वही तो दोबारा रिपीट कर दिए ना ऐसे ऐसे लोग हैं खतरनाक, क्वेश्चन को पहले गंदा करते हैं फिर क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, बात करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, वैद्युत प्लस का मात्रक लिखिए। वैद्युत प्लस का मात्रक क्या होता है, ये मैं आप सभी के ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 बताते हैं, ये भी आप सभी लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। 2 क्वेश्चन होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 23 जो कि मैं आपको करा चुका हूँ, किसी ए त्रिज्या की गोली कोश की धारिता क्या होती है, मैंने आपको बताया धारिता का 2 फार्मूला, एक Q/V, एक C = 4πε0A या फिर R। ये R क्या त्रिज्या, यहाँ पे इसकी त्रिज्या A है तो यहाँ पे A हो जाएगा, 4πA हो जाएगा, ठीक है। C = Q/V होता है या फिर 4πA होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया ना। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। 25 नंबर क्वेश्चन, 26, 27 बस, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसमें वही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्वेश्चन को मैंने देखा नहीं था ना,
अब मैं उनसे बात करता हूँ क्लास लेने के बाद, उनकी क्लास लेता हूँ मैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, पढ़िए। किसी चालक के प्रतिरोध व चालकता के मध्य गुणनफल कहलाता है। किसी चालक के प्रतिरोध व चालकता का गुणनफल कहलाता है। कोई भी चालक है उसके प्रतिरोध और चालकता का गुणनफल क्या कहलाता है, बताइएगा जरा सभी लोग। प्रतिरोध और चालकता का गुणनफल, किसी चालक के प्रतिरोध और चालकता का गुणनफल निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? प्रतिरोध और चालकता का, प्रतिरोधकता और चालकता, प्रतिरोधकता और चालकता, प्रतिरोधकता और चालकता मतलब रो, प्रतिरोधकता रो और चालकता, चालकता क्या, 1/r, 1/r, इसी को चालकता कहते हैं। इसका गुणनफल डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? आप देखते हैं डिपेंड किसके ऊपर करता है। आइए, रो को रो रहने देते हैं और 1/r को रो L/A लिख देते हैं, तो रो से रो कट जाएगा, ये A/L हो जाएगा, A/L हो जाएगा। और देखिए A/L यानी इसके लंबाई वगैरह पे डिपेंड करेगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। इसके लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। निर्भर किस पे करेगा? इसकी देखिए ये क्वेश्चन कैसे, रो और 1/रो, चालकता को क्या लिखते हैं, 1/रो लिखते हैं, तो रो इंटू 1/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r। अब r के स्थान पर रो L लिखेंगे, मैंने आपको बताया था। अब रो से रो कट जाएगा, A/L होगा। तो आपको मालूम है मीटर स्क्वायर, इसका बीमा, इसका होता है क्षेत्रफल का मात्रक और इसका मात्रक मीटर होता है, मीटर से मीटर कट जाएगा यानी मीटर, यानी ये आपके किस पे डिपेंड करेगा, मीटर पे डिपेंड करेगा, लंबाई पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देखते हैं। 26 क्या है, एक तार का प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी चालकता ज्ञात कीजिए। मैंने अभी बताया कि चालकता जो होता है ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, चालकता C = 1/r होता है, यानी 1/500 हो जाएगा, 1/500 हो जाएगा, हाँ 1/500 हो जाएगा, 1/500 हो जाएगा। उसे सॉल्व कर लेना सभी लोग। 1/500 को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एक में 500 का भाग देना, दे देना भाग, तो आ जाएगा आप सभी का 0.002 ओम इनवर्स, ये आ जाएगा 0.002 ओम इनवर्स आ जाएगा ना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 100 वाट तथा 200 वोल्ट का एक बल्ब 110 वोल्ट के सप्लाई से जुड़ा है, तो बल्ब में व्यय शक्ति क्या होगी। 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है तो बल्ब में व्यय शक्ति क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा है। व्यय शक्ति पूछा है आपसे, व्यय शक्ति पूछा है, व्यय शक्ति पूछा है आपसे, क्या पूछा है, व्यय शक्ति पूछा है। तो बल्ब में व्यय शक्ति क्या होगी, बल्ब में क्या होगी, व्यय शक्ति क्या होगी। आपको मालूम है व्यय शक्ति P = होता है V²/R। अब यहाँ पे R का वैल्यू दिया नहीं है आपसे, तो R = होता है, क्या होता है, R = होता है V²/P। यहाँ से लिखोगे R = V²/P, ये लिखोगे ना, R = क्या लिखोगे, V²/P। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन क्या दिया है, V का वैल्यू दिया है 220 वोल्ट और 100 वाट, ठीक है, 220 का स्क्वायर अपान 100, ठीक है, 220 का स्क्वायर अपान 100, इसे लिखेंगे तो 220 इंटू 220 अपान 100, तो 100 से शून्य कट जाएगा, 220 इंटू 220 मतलब 484, ये ओम हो जाएगा, ठीक है, 484 ओम होगा, 484 ओम होगा। अब इसे हम लोग P का वैल्यू ज्ञात करेंगे यहाँ से, तो P = क्या हो जाएगा, V², मतलब पहले आपको चलाना कितना है, 110 वोल्ट पे चलाना है, लिखा है क्वेश्चन में 110 वोल्ट, बल्ब को 110 वोल्ट की सप्लाई से जोड़े जाते हैं, तो 110 वोल्ट हो गया, इसका स्क्वायर अपान 484, इसे सॉल्व करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो सॉल्व कर लेना सभी लोग, इजी है। 121 अपान 484 होगा, तो 4 बार जाएगा शायद, हाँ, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 वाट आएगा वैल्यू, ठीक है, 25 वाट, इसका वोल्ट कितना है, 25 वाट। ये 25 वाट की शक्ति व्यय होगी। यानी बात थी कि यह एक बल्ब था, यह आपका बल्ब था, यह आपका बल्ब है, यह आपका बल्ब है, सर बल्ब भी तो अच्छा समझ, ये आपका बल्ब है, इस बल्ब पर 220
वाट और 100 वोल्ट लिखा है, नहीं 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा है, ये वाट है ये वोल्ट है। इस बल्ब को अगर हम 110 वोल्ट की बैटरी से, बात समझे, 110 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ते हैं, यानी 220 वोल्ट का ये 220 वोल्ट का ये बल्ब है, इसे 100 वोल्ट के लाइन से जोड़ रहे हैं, तो कितना शक्ति व्यय होगा ये पूछा है। तो यहाँ से बल्ब का हमने पहले प्रतिरोध ज्ञात किया और इसी फार्मूले में रख के यहाँ पे व्यय शक्ति ज्ञात कर लिया। ठीक है, इस तरह से 27 प्रश्न है। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग यह बताना कि कितने नंबर का आप लोगों ने सही किया था। हालांकि मैं क्वेश्चन को तेजी से कराया क्योंकि मैं चैप्टर को पढ़ा चुका था। ठीक है, वैसे मुझे 10-12 क्वेश्चन के ऊपर नहीं कराना चाहिए था, क्योंकि एक चैप्टर था, 3 चैप्टर था, 3 चैप्टर को एक ही साथ कराना था, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। पढ़ाई मेहनत से करिएगा, थैंक यू। और रह गई बात आगे की पढ़ाई की, तो आगे की पढ़ाई टेंशन मत लेना, थोड़ा सही अब थोड़ा से स्ट्रांग फील कर रहा हूँ, तो मैं कल से या फिर परसों एक प्लान ला के फिर से तैयारी करानी स्टार्ट करता हूँ ना। और थोड़ा सा क्या करें, कभी तबीयत खराब हो जाती है तो थोड़ा समय नुकसान होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट भी करना था आप सभी के लिए, टेस्ट वगैरह का प्लान करना था। इन सभी चीज़ों में देखिए, टीचर्स हैं जो सर हैं हमारे कलिंग हैं जो यहाँ पे पढ़ाते हैं, वो डेली पढ़ाएंगे आप। ठीक है, और मैं भी आपको पढ़ाऊँगा डेली, लेकिन कभी कभी इंपॉर्टेंट काम आ जाता है, तो तबीयत वगैरह भी है, तो थोड़ा मोड़ा हो जाता है, मैनेज कर लिया करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।